नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में और मैं हूं नीरज। और बाजार की स्थिति देखते हुए कौन सी स्ट्रेटजी सही होगी जब आप फंड में पैसे लगाएं? क्या किसी एक खास मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में, या एक मिक्स वाला हो उस पे, या फिर एक छोटे स्टॉक्स वाला हो? तो एक ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है कि आप अलग अलग मार्केट कैप्स को अगर एक ही बकेट में डालें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि उसमें ग्रोथ स्टॉक्स भी होंगे, थोड़ा कंसिस्टेंट वाले भी होंगे। तो एक बेटर स्ट्रेटजी ये हो सकती है। ऐसा ही एक फंड मोतीलाल ओसवाल ग्रुप लेके आया है। मोतीलाल ओसवाल एएमसी की ओर से एक नया फंड आया, इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड। तो नाम से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके का ये फंड होगा। इस फंड के बारे में विस्तार से हम लोग बातचीत करेंगे अजय खंडेलवाल जी के साथ, जो इसको मैनेज करेंगे, जो इसके फंड मैनेजर हैं। और इसका एनएफओ मई 28 से जून 11 तक के बीच में खुला हुआ है। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ के फायदेमंद फंड्स में। तो नाम से ही पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इससे पहले कि हम लोग इस पर डाइव करें, मुझे थोड़ा आपसे मार्केट समझना। आजकल बहुत ज़्यादा तूफान मचा हुआ मार्केट में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपके समझ में आ रहा है तो हमें बताइए सर। नमस्कार नीरज जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। सो मार्केट का, नीरज जी, अगर आप अर्निंग सीजन देखेंगे, सो अर्निंग सीजन में अभी भी हम ज़्यादा अपग्रेड्स देख रहे हैं कंपेयर टू डाउनग्रेड्स। एंड समवेयर आई थिंक इन्वेस्टर्स को एक बार ये याद रखना पड़ेगा, जैसे 2002 से 2008 का साइकिल था, जबकि निफ्टी का अर्निंग 90 रुपीज़ से ऑलमोस्ट 280 रुपीज़ चला गया था। उसके बाद ऑलमोस्ट 13 ईयर्स के लिए वो अर्निंग केवल 5% था। एंड वापस 21 से 23 के बीच में अर्निंग वापस एक्सेलरेट होकर 25% प्लस हो गया। सो वो अर्निंग अब 500 से ऑलरेडी 800 प्लस हो गया है। एंड नेक्स्ट 2 इयर्स ऑल्सो अर्निंग स्ट्रॉन्ग रहने का ही एक्सपेक्टेशन है। सो जैसा 2002 से 2008 के बीच में जब इंडेक्स का रिटर्न ऑलमोस्ट 600% था, अभी आप देखेंगे कोविड लॉस से हमारा चाहे परफॉर्मेंस डबल हुआ है, बट अर्निंग्स क्योंकि स्ट्रांग है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, कैश फ्लो जनरेशन स्ट्रांग है, तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को इस बात से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अगर बिजनेस मोमेंटम फंडामेंटल स्ट्रांग है तो मार्केट आपको रिटर्न देते ही रहेंगे। एंड जब हम कंपनी से मिलते हैं तो देन हम उनसे यही पूछते हैं कि आज आपके बिजनेस में बिजनेस इंक्वायरीज कैसी हो रही हैं, आपका अर्निंग विजिबिलिटी कैसा है, उसके साथ में अगर आज आप कोई भी नया प्लांट लगाने वाले हैं तो उसके लिए आप कैपिटल कहाँ से लाएंगे। सो आजकल इस समय देखेंगे आप इंडस्ट्री में जो भी बड़ा कैपिटल लग रहा है किसी भी प्लांट को लगाने के लिए, वो अपने इंटरनल अक्रूवल से ही हो रहा है। So I think markets are in a very healthy phase, and I think market will continue to do well, sir. ओके अच्छा, कोई ऐसा फैक्टर जो मार्केट में आपको लग रहा है कि आने वाले कुछ महीने या साल भर में थोड़ा सा ब्रेक लगा सकता है? तो देखिए, आई थिंक इलेक्शन का थोड़ा सा नर्वसनेस है, बट लास्ट आप 2-3 साइकिल में देखेंगे जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं वो काफी स्टेबल हैं। सो चाहे जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन है, ई वे बिल है, ऑल ये सारे पीएलआई स्कीम है, अभी क्या जो भी फॉर्मल नेट में बिजनेसेस आ चुके हैं तो वो उनका प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, उनका परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। सो आज की जो सिचुएशन है, डिमांड स्ट्रांग है, कुछ पार्ट ऑफ इकोनॉमी में अभी पेन है, बट आई थिंक ओवरऑल सिस्टम स्ट्रांग है। सो इसीलिए अगर कुछ भी वॉलेटिलिटी होती है तो वो इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा टाइम है बाय करने का। आप देखेंगे लास्ट 2-3 साल में जब भी मार्केट करेक्ट हुआ, इमीडिएटली मार्केट ने रिकवर कर लिया है। सो अब हम वही एक्सपेक्ट करते हैं कि इट विल कंटिन्यू। ओके, अब चलते फंड पे बात करते हैं हम लोग। आपने मल्टी कैप फंड शुरू किया है, लॉन्च किया है, तो इसके पीछे सोच क्या है? मल्टी कैप क्यों? क्या इसलिए क्योंकि मिड कैप में बहुत दबा के पैसा लोन बनाया है तो आप भी उसमें आना चाहते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं थोड़ा सा इसमें हेज भी करें? क्या सोच क्या है इसके पीछे, इस फंड को लाने के पीछे? सो नीरज जी, अगर लास्ट 14 इयर्स देखेंगे आप, तो क्या है कि पहले कभी 4 साल में लार्ज कैप ने अच्छा किया, 4 साल मिड कैप ने, एंड 6 इयर्स स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म किया।
इस फंड में क्या है, क्योंकि बैलेंस्ड अप्रोच होगा, एटलीस्ट 25% आप स्मॉल कैप में भी डालेंगे, मिड कैप में और लार्ज कैप में, तो ये कैटेगरी आपको हमेशा रिस्क एडजस्टेड बेटर रिटर्न, कंसिस्टेंट रिटर्न देता है, इर्रेस्पेक्टिव कि किस मार्केट कैप में इंप्रूवमेंट है, मार्केट में बेटर परफॉर्मेंस आ रहा है। ये कैटेगरी तीनों को कैप्चर करता है। एंड अगर जैसे एक डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है निफ्टी 500, आप उससे कंसिडर उसको कंपेयर करेंगे, तो एक मल्टी कैप स्कीम ने निफ्टी 500 को लास्ट 15 साल में ऑलमोस्ट 75% टाइम ऑन 5 ईयर रोलिंग रिटर्न बेसिस पर आउट परफॉर्म किया है। सो यहाँ पर रिस्क भी कम है, रिटर्न भी बेटर है, आप इंडेक्स से बेटर रिटर्न देते हैं। सो दिस कैटेगरी आई थिंक इज वेरी गुड फॉर इन्वेस्टर्स। ओके, तो अच्छा, इसका थोड़ा कंपोजिशन हमें समझाइए, फिर हम और इस पर बातचीत करें। किस तरह से फंड में आप अपने शामिल करेंगे, स्टॉक्स की क्राइटेरिया क्या रखेंगे? नीरज जी, हमारा फोकस है कि हम स्ट्रॉन्ग रिस्क मेजर्स के अकॉर्डिंगली ये पोर्टफोलियो बनाएं। सो हमारा फोकस है कि हम जो सेक्टर्स, हाउस थीम्स जो हमें पसंद है, मोतीलाल का अच्छी बात क्या है कि हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो जैसा लोगों को लगता है, बट वो काफी डाइवर्सिफाइड भी होता है। तो इसीलिए स्टॉक्स का लिमिट होता है, जैसे हर स्कीम के मैंडेट के बेसिस पर हम स्टॉक का लिमिट रखते हैं। हम लोग लिक्विडिटी पर काफी ध्यान देते हैं कि स्टॉक्स में लिक्विड होने चाहिए जिससे पोर्टफोलियो स्केलेबल हो। सो यहाँ पर हम फोकस करेंगे वो पॉकेट्स ऑफ मार्केट जहां पर ग्रोथ बेटर है, जहां पे बिजनेसेस मार्केट शेयर विन कर रहे हैं। सो क्वालिटी ऑफ अर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए ग्रोथ आता है बट अगर उसके साथ कैश फ्लो इंप्रूव नहीं हो रहा है, आपके ऑर्डर बुक विजिबिलिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ अपने आप ही स्लो डाउन हो जाता है। सो हमारा फोकस है कि ऐसे इंडस्ट्रीज जहां पर, ऐसे बिजनेसेस जहां पर सस्टेनेबल ग्रोथ हो, आपको विजिबिलिटी हो अगले 3-5 साल की, वो स्टॉक्स और सेक्टर्स का पोर्टफोलियो में मिक्स बेटर होना चाहिए। जैसे मैन्युफैक्चरिंग, अभी मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में वी हैव जस्ट स्टार्टेड दिस साइकिल। जैसे पहले ऑटो इंडस्ट्री में होता था, पूरा इकोसिस्टम काफी स्ट्रांग था, अभी बाकी सेक्टर्स में भी मैन्युफैक्चरिंग में वी आर सीइंग इम्प्रूवमेंट। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, इट इज डूइंग वेरी वेल, सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वी विल हैव गुड डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन से रिलेटेड स्टॉक्स। हेल्थ केयर इज अगेन जहां पर सेक्टर में आई थिंक दिस सेक्टर हैज लॉन्ग रनवे फॉर ग्रोथ। यहाँ से एटलीस्ट वी रिक्वायर फैसिलिटीज जो यहाँ से एटलीस्ट 3-4 टाइम्स बेटर हों। फाइनेंशियलाइजेशन, इंडिया में आज भी वी आर नॉट, हम सेविंग करते हैं, बट जहां एक 65 करोड़ पैन कार्ड हैं, केवल 4 करोड़ यूनिक एमएफ यूजर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं। सो वी आर लुकिंग एट दोज काइंड ऑफ सेक्टर्स जहां पर रनवे फॉर ग्रोथ काफी स्ट्रांग हो, हमें अच्छे आइडियाज मिले, जहां पे अपसाइड पोटेंशियल हो, वैल्यूएशन राइट हो। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड 35 स्टॉक पोर्टफोलियो जहां पर ये सेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन होगा। लेटेस्ट हमने जैसे टेलीकॉम में स्टॉक्स ऐड किया, अभी टेलीकॉम एज अ सेक्टर इंप्रूवमेंट देख रहा है। सो इन्वेस्टर्स को हम हर कैटेगरी के अपने बेस्ट आइडियाज देंगे एंड एक रीजनेबल वैल्यूएशन, इंडेक्स से बेटर अर्निंग ग्रोथ, इंडेक्स से बेटर आरओई आरओसी प्रोफाइल एंड सिमिलर वैल्यूएशन। सर, इसमें कितने स्टॉक रखेंगे आप फंड के अंदर? सर 35 स्टॉक्स। ओनली 35? बट हाँ, बट क्या है सर, जैसे 2% से कम नहीं होगा, क्योंकि हमारा फिलॉसफी है कि आज आप अगर कॉन्फिडेंट है, आपने अच्छा काम किया है, तो आप ऐसा नहीं 0.5 0.7% स्टॉक ले रहे हैं। सो आप एक्सपेक्ट करिए बिटवीन 2% मिनिमम होल्डिंग होगा एंड अप टू से 6-6.5% काइंड ऑफ मैक्सिमम होल्डिंग। सो गुड 35 स्टॉक पोर्टफोलियो, बट विदाउट एनी रिस्क इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन एनी वन स्टॉक। सिमिलरली, और वो 2% होगा? मिनिमम 2% रखेंगे सर। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 6-6.5% सर। क्योंकि आपने 35 शेयर की बात की, 2 से 6% का मैक्सिमम आप इसमें एलोकेशन करेंगे, और एक कैप, एक मतलब स्मॉल मिड और लार्ज में किसी एक में आप 50% भी कर सकते हैं। सर हमारा एंडेवर रहेगा, देखिए आप एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाते हैं, फिर उसके बेसिस पे आप देखते हैं कि किस सेक्टर में आपको कहां पर किस कैटेगरी के स्टॉक्स अवेलेबल हैं। जैसे कुछ सेक्टर्स के हैं जो कि ना केवल स्मॉल कैप में ही हैं, तो वहां पर आप स्मॉल कैप के विनर्स लीडर्स को लेंगे। अगर किसी
सेक्टर में सपोज आपके पास लार्ज कैप और मिड कैप के दोनों नाम अवेलेबल हैं, तो वील फोकस कि हम लार्ज कैप का नाम लें, क्योंकि अगर अर्निंग प्रोफाइल सिमिलर है, अपसाइड सिमिलर है, तो वी वांट टू हैव लार्जर स्केल्ड बिजनेसेस। सिमिलरली सेक्टर्स में भी जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्टर में वी डोंट वांट टू रन काफी डिविएशन फ्रॉम द इंडेक्स। सो उसी में सब सेक्टर्स देखेंगे, जैसे अगर फाइनेंसेस में बैंक्स कम है तो फिर उस हम एनबीएफसीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेसेस हैं, प्लेटफॉर्म बिजनेसेस हैं, ब्रोकिंग बिजनेसेस हैं। सो विदाउट हैविंग लार्ज सेक्टोरल डिविएशन वी वांट टू मेक अ गुड पोर्टफोलियो जहां पर सेक्टर रिप्रेजेंटेशन ठीक हो, हमारा अलोकेशन भी ठीक हो। बट अजय जी 35 शेयर में चॉइसेस बहुत कम नहीं हो जाएंगे आपके पास, क्योंकि आप चूंकि मल्टी कैप लेके आ रहे हैं, इसमें एक एक सेगमेंट में कम से कम 100 कंपनियां जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की दिख सकती हैं आपको, बट आप 35 में जा रहे हैं, तो कंसंट्रेशन इन द सेंस कि ऑलरेडी वो बहुत हाई वैल्यूड होंगे, मल्टीपल भयानक होंगे उसके, तो चूज करना बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। सर इनफैक्ट अगर आप बड़ा पोर्टफोलियो बना रहे हैं, जैसे आप पीयर ग्रुप को देखेंगे तो पीयर ग्रुप का एवरेज 80 स्टॉक है इस कैटेगरी में। बट क्योंकि हमारा फोकस है कि मार्केट के वो पॉकेट्स को आइडेंटिफाई करें जहां पर ग्रोथ बेटर है, तो इनफैक्ट हमारे पास तो सर ऐसा है कि आउट ऑफ दीज 180-100 स्टॉक्स हमें सिर्फ अच्छे 35 स्टॉक पिक करने हैं जहां पे वैल्यूएशन राइट है, मैनेजमेंट क्वालिटी राइट है, जहां पे हमें क्लियरली अर्निंग अपसाइड दिखता है। सो एक्चुअली हमारा काम तो बेटर है, आसान है सर। नहीं, मुझे थोड़ा इसको दोबारा समझना है। आप कह रहे हैं कि आप लीडर्स को लेंगे, हाई ग्रोथ स्टॉक को लेंगे, लेकिन 35 ही रखेंगे, तो क्या बाई एट एनी प्राइस की फार्मूला होगा क्या? नहीं सर, बल्कि इनफैक्ट हमारा तो ऐसा है, आप हमारे कोई भी नए स्टॉक्स को देखेंगे, हम हमेशा वैल्यूएशन पे फोकस करते हैं। आज अगर मुझे एक ही सेक्टर के 5 स्टॉक पिक करने, तो उसमें से 2-3 स्टॉक हायर वैल्यूड होंगे, 2-3 स्टॉक रीजनेबली वैल्यूड होंगे। हमें क्योंकि लिमिटेड स्टॉक पिक करना है, वील ऑलवेज पिक जो स्टॉक्स रीजनेबली वैल्यूड है। ओके, तो क्या चर्निंग भी आप जल्दी जल्दी करेंगे फिर? सर चर्निंग का देखिए, हाउ वी थिंक अबाउट इट इज कि आज जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया कि एक फेयर वैल्यू किसी स्टॉक का से 100% अपसाइड है, एंड मुझे लगता है कि उसका अर्निंग नेक्स्ट 3 ईयर की साइकिल में आने वाला है। पर कभी कभी क्या होता है, मार्केट स्टॉक प्राइस अप्रिशिएट काफी पहले कर देता है। तो आज अगर जब प्राइस मूवमेंट फंडामेंटल से आगे चल रहा होता है, देन हम चाहते हैं कि वो उसमें हम प्रॉफिट बुकिंग भी करें। सिमिलरली कुछ स्टॉक्स में क्या होता है, जब आपको लगता है कि बिजनेस फंडामेंटल जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हो रहा है, तो उस केस में सर, बिकॉज वी आर रनिंग अ 35 स्टॉक पोर्टफोलियो, हम हमेशा अपनी एग्जिस्टिंग होल्डिंग से अपने नए आइडियाज को कंपेयर करते हैं। तो जब भी पोर्टफोलियो में लगता है कि कोई स्टॉक ज्यादा चल गया है फंडामेंटल से, या कोई स्टॉक फंडामेंटल से लैग कर रहा है, तो वी कंपेयर इट विद आवर न्यू आइडियाज एंड देन वी पिक न्यू आइडियाज विज़-अ-वी आवर एग्जिस्टिंग आइडियाज। तो आपको पोर्टफोलियो हमेशा एक अच्छा अर्निंग अपसाइड रिफ्लेक्शन दिखाएगा सर। ओके अजय, जैसे एग्जांपल के लिए आपने टेलीकॉम का जिक्र किया, तो वहाँ डुओपोली है, तीसरा एक प्लेयर है जो सर्वाइवल के लिए कोशिश कर रहा है, तो अब आपको वो सेक्टर अच्छा लगता है, तो उसमें फिर आपके पास चॉइसेस तो बहुत ही कम है। नहीं सर, देखिए यहाँ पर जैसे आपने बात की, एक तो ऑपरेटर्स हो गए, उसके अलावा क्या इक्विपमेंट गाइज होते हैं। अभी सेक्टर में वापस जब इन्वेस्टमेंट चालू होगा, प्राइसिंग का प्रेशर कम होगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस होगा, तो आप क्लियरली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब सेक्टर का इन्वेस्टमेंट इंप्रूव होगा, केपेक्स इंप्रूव होगा। ऐसे में क्या है, पूरा इकोसिस्टम को फायदा होता है, चाहे वो जनरेटर वाले हों, बैटरी वाले हों, टावर वाले हों, इक्विपमेंट हो, सो क्या पूरे सेक्टर को फायदा होता है सर ऐसे में। सो वी हैव गॉट इनफ अपॉर्चुनिटीज। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ सेक्टर स्पेसिफिक बात करेंगे जहाँ पे ज़्यादा बुलिशनेस है या जहाँ पे अभी भी थोड़ी दिक्कतें हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत करें मोतीलाल ओसवाल के मल्टी कैप फंड के बारे में जो बाजार में नया आया है, तो इसमें किस तरीके से उनकी स्ट्रेटजी है जो ज़्यादा वेल्थ कमा के देगी, इसी पे बातचीत हो रही है। अच्छा, अब आप मेरे को थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करिए, जो टॉप सेक्टर्स आप जिक्र करें, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या जो हो, क्या है आपके जो टॉप आइडियाज़, थीम्स, आइडिया मतलब स्टॉक नहीं पूछ रहा हूँ मैं, थीम्स क्या है, सेक्टर्स क्या है जहाँ पे इस फंड की नज़र रहेगी, आपको लगता है कि अगले 2-4-5 साल की बहुत बढ़िया राइजिंग स्टोरी बन रही है और इसमें अच्छी ग्रोथ मिलेगी, वो हमें बताइए।
तो सर जैसे मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग बताया, अभी ऑटो सेक्टर ने जिस तरह से इंडिया में परफॉर्म किया है, पूरा इकोसिस्टम बनाए हैं आज, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ मोटरसाइकिल बेचते हैं, तो बिकॉज बेस बढ़ा है तो आज हमारा कॉस्ट सबसे कम है। बाकी सेक्टर्स में क्या है, आज भी क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बेस छोटा है, हम उतने कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है। बट जैसे जैसे इम्प्रूव होगा, क्लियरली हम लोग कॉस्ट लीडर बनते जाएंगे। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग फॉर एग्जांपल अभी पीएलआई के कारण उसमें सेक्टर्स में बेनिफिट हो रहा है, हम एक्सपोर्ट इम्प्रूव करते जा रहे हैं। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे कि इवन इन डिफेंस 2017 में हम केवल 1500 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट करते थे। सर 2023 में हमने वो नंबर 1500 से बढ़ के 15,000 करोड़ हो गया, एंड अब अगले 2-3 साल में वो 40,000 करोड़ के ऊपर हो जाएगा। ये पूरा जो इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, उससे काफी फायदा होने वाला है। और आप जब एक्सपोर्ट करते हैं तो आपका स्किल सेट, कॉस्ट लीडरशिप, टेक्नोलॉजी, ऑल दीज थिंग्स मैटर, क्योंकि ये नॉमिनेशन बिजनेस नहीं है। तो यहाँ पर आपका ओवरऑल प्रोडक्ट का क्वालिटी, प्राइसिंग सब मैटर करता है। सिमिलरली जैसे हम मोबाइल फोन्स में अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी एक्सपोर्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन वाइज भी काफ़ी सेक्टर्स हैं जहाँ पे जैसे जैसे बेस बढ़ता जाएगा, हमारा इंपोर्ट कंपोनेंट कम होता जाएगा, हमारा कॉस्ट बेस इम्प्रूव होता जाएगा। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे आप टेक्सटाइल ले लीजिए, आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, हम हर स्पेस में वी विल बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सिमिलरली मैंने आपको बताया फाइनेंशियलाइजेशन में भी सर सेम स्कोप है, जहाँ पे वी आर सीइंग एवरी डे न्यू इन्वेस्टर्स आर कमिंग टू द मार्केट, ऑनबोर्डिंग ऑफ इन्वेस्टर्स हैव बिकम सो ईजियर नाउ। काफ़ी सारे बिजनेस, पूरा इकोसिस्टम को फायदा हो रहा है। पावर कैपिटल गुड्स में सर आफ्टर सो मेनी इयर्स नाउ आज हम देख रहे हैं कि कंपनीज के ऑर्डर बुक इंप्रूव हो रहे हैं। ये एटलीस्ट जो पहले कंपनियां बताती थी कि 2 साल का विजिबिलिटी है, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट 5 इयर्स। रिन्यूएबल में पूरा इकोसिस्टम इज हेल्पिंग, चाहे वो जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन के प्लेयर्स हो, इक्विपमेंट गाइज हो। यहाँ पर एंड द बेस्ट पार्ट इज सर कि क्या ये सब बिजनेसेस ना पहले काफी कैपिटल रिक्वायर करते थे, अभी क्योंकि इनका कैश जनरेशन, प्रॉफिटेबिलिटी काफी इंप्रूव हो गया है, तो ये एक्सपेंशन भी अपने आप ही कर पा रहे हैं आधे से ज्यादा। ओके अजय जी, जैसे आपने अच्छा के नाम लिया डिफेंस का, डिफेंस की स्टोरी क्या अगले 5-10 ईयर्स तक इसी रन रेट पे चलेगी? क्योंकि किसी भी स्टॉक को आप देखिए डिफेंस में, वो बहुत ही ओवर वैल्यूड दिखते हैं, बट हो सकता है कि उनकी अर्निंग बनी रहेगी तो वो एडजस्ट होता रहेगा। कितना बिलीफ है आपको कि ये स्टोरी नेक्स्ट 5-10 ईयर्स इसी रफ्तार से चलेगी? नीरज जी, अगर डिफेंस भी देखेंगे आज ओवरऑल, अगर हमारा डोमेस्टिक डिफेंस का बजट एंड ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी में जो हमारा डिफेंस का आज पार्टिसिपेशन है, वहां दोनों में ही काफी इंप्रूवमेंट आ रहा है। एंड आज अगर वो आप साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी देखेंगे और हमारे जो बिजनेसेस हैं उनका स्केल देखेंगे, वो अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट 5-10x है। सिमिलरली जो एक और बड़ा चेंज है वो ये देखिए कि पहले क्या होता था, डिफेंस में जब भी ऑर्डर आते थे उसके साथ में ही ना आपका बैलेंस शीट उतना ही बढ़ता जाता था, आपके कैश फ्लो जनरेशन सपोर्ट नहीं करते थे। आज आप कंपनीज के रिजल्ट देखेंगे, उनका डिफेंस में एग्जीक्यूशन इंप्रूव हुआ है, उनका कैश फ्लो जनरेशन भी इंप्रूव हुआ है। वो आज टेक्नोलॉजी टाई अप कर रहे हैं, अपना स्किल सेट बढ़ा रहे हैं, एंड वी आर एक्सपोर्टिंग टू 100+ कंट्रीज नाउ। रेगुलेटरी सपोर्ट है जहां पर बिजनेसेस को अब हर बार एक्सपोर्ट करने के लिए आपको परमिशन नहीं लेना पड़ता। तो सम ऑफ दीज थिंग्स आर हेल्पिंग, हम अपना ऑफरिंग बढ़ा रहे हैं। आज भी हम पूरे ओवरऑल स्कीम में काफी कम है, हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन ही काफी है। ये स्टोरी अगर एंड आवर जॉब इज सर कि हम ना हर क्वार्टर में देखते हैं कि वेदर वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, वो एग्जीक्यूशन हो रहा है कि ये सिर्फ एक प्रॉमिस ही बन के है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट का नंबर इज अ प्रूफ ऑफ इट कि कैसे हमारा एग्जीक्यूशन इंप्रूव हुआ है। एवरी क्वार्टर वी आर लुकिंग कि वो आपका एग्जीक्यूशन इंप्रूव होता रहेगा, तो देन वी आर ऑन द राइट पाथ। अगर ऐसा होगा कि आज केवल एक ऑर्डर बुक बन के रह जाता है बट वो एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, देन आई थिंक वी हैव अ प्रॉब्लम। बट क्लियरली लास्ट 8 क्वार्टर्स हमारा एग्जीक्यूशन हैज बीन वेरी गुड सर।
बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की। अब इसमें चूंकि ज़्यादातर जो आपने नाम लिए कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो सर्विस वाला इलाका है जहाँ पे जैसे फिनेंस में अगर आप जाएं, तो मैं ये समझना चाहूँगा आपसे कि इस पर आपका आउटलुक और व्यू क्या है, और इस कॉन्टेक्स्ट में कि अभी हाल फिलहाल में जो रेगुलेटरी एक्शंस हुए हैं ये फार फेच्ड हैं, कि मतलब किसी तरीके से क्रेडिट ग्रोथ को ही कम करने की कोशिश की गई है, एक तरीके से ब्लैंकेट बैन कर दिया गया, जबकि होना चाहिए था सेलेक्टिव किया जाए कि ज़रूरी थोड़ी सारे कंजम्पशन वाले लोन खराब ही हैं, कुछ उसमें कैपिटल एसेट भी, टीवी खरीद रहा है आदमी तो फ्रिज खरीद रहा है तो वो कैपिटल एसेट माना जाएगा। लेकिन जिस तरह के एक्शंस हुए हैं उससे लगता है लीड लैग इम्पैक्ट 1-2 साल 3 साल में दिखेगा उसका। तो इस तरह के जो सेक्टर है फिनेंस जहाँ पे सर्विसेज हैं, वो आप लोग का आउटलुक क्या है 2-3 सालों का? सो नीरज जी, एनीवेज लोन ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो लास्ट 2 साल से वीक ही था, जो कि अब थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। और जो ग्रोथ था वो मोर टुवर्ड्स रिटेल था। नाउ जैसा मैंने आपको बताया कि इस समय बिजनेसेस अपने बैलेंस शीट वाइज 10 ईयर लोएस्ट लेवरेज पे चल रहे हैं, और क्योंकि वो अपने आप ही रिसोर्सेज जनरेट कर ले रहे हैं, सो बैंक्स के पास क्या है, ये बिजनेसेस जाके सैंक्शन भी लेते हैं तो डिसबर्समेंट नहीं हो रहा है। बट जैसे जैसे इंडस्ट्री का यूटिलाइजेशन बढ़ता जाएगा, देन आप अपने आप ही, एक बार यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम हो जाता है तो आपको वो कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, तो फिर जो प्राइवेट केपेक्स है वो स्टार्ट इंप्रूव होने लगेगा। जहां तक आप बात कर रहे हैं इससे पर्सनल लोन वगैरह की, सो उसमें क्या है, जब रेगुलेशन कोई भी आता है नया, थोड़ा सा तो उससे चेंजेस आते हैं, बट ओवरऑल सिस्टम इंप्रूव होता जाता है। आज आप डेटा अगर देखेंगे बैंक्स का, एनबीएफसीज का, जो बाकी की क्रेडिट असेसमेंट की जो कंपनीज हैं, सो डेटा की क्वालिटी काफ़ी बेटर हो गई है। आज आपको पहले ही पता चल जाता है कि किस पार्ट ऑफ इकोनॉमी में पेन है, किस कॉर्पोरेट में पेन है, तो आप ना उसको करेक्ट काफ़ी पहले से कर सकते हैं। बट ये साइकिल है। एंड दूसरा क्या हुआ है कि सी डिपॉजिट ग्रोथ कम है कंपेयर टू लोन ग्रोथ, तो थोड़ा मार्जिन पर भी प्रेशर है। हम्म। तो इसीलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस सेक्टर में थोड़ा सिक्लिकलिटी रहता ही है। बट कोई भी कंट्री जीडीपी ग्रोथ बिना फाइनेंशियल्स के इम्प्रूव नहीं हो सकता। आपको अगर ग्रो करना है, आपको कुछ भी प्रोडक्ट सर्विसेज लगाना है, आपको पैसा तो चाहिए। सो वी एक्सपेक्ट कि इन 6 मंथ्स 1 ईयर आई थिंक लोन ग्रोथ इम्प्रूव होगा। एक बार रेपो का भी थोड़ा सा रेट यू कैन एक्सपेक्ट कट होगा। So we expect this sector to do well, but at least for next near term थोड़ा सा प्रेशर है। पर आप जैसे बाकी देखेंगे पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, जो नॉन लेंडिंग बिजनेसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेसेस हैं, प्लेटफॉर्म बिजनेसेस हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, ब्रोकिंग्स हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल। सो वी आर सेविंग एंड इन्वेस्टिंग मोर। बट जो एक साइकिल है उसमें अभी कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, इसीलिए शायद इस सेक्टर में थोड़ा प्रेशर है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। हाँ, नॉन लेंडिंग बिजनेस में जो है प्लेटफॉर्म सर्विसेज या डिपॉजिटरी सर्विसेज या बैक एंड सर्विसेज, वो हो सकती है, जो कि बहुत पैसा एक्चुअली बैंकों के सामने डिपॉजिट ग्रोथ की सबसे बड़ी चैलेंज है कि वो कैसे उसको मैनेज करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, स्टॉक नहीं चलता। ये एक बहुत ही टिपिकल सिचुएशन बैंकिंग के सामने खड़ी हो रही है, क्योंकि वो एक इसमें इशू खड़े हो रहे हैं। एक और सेक्टर सर अजय जी, आईटी में बिल्कुल आप लोग की दिलचस्पी नहीं है क्या आजकल? सर आईटी में देखिए क्या हुआ, कोविड के टाइम पर ना सभी इंडस्ट्रीज को लगा कि आपको अपने आईटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, तो काफी सारा आईटी में इन्वेस्टमेंट हुआ था। हाँ। फिर आईटी कंपनीज को लगा कि शायद रिसोर्सेज, राइट एम्प्लॉयज आपको डिफिकल्ट होगा, और ऐसे में क्या, फिर आपका एग्जीक्यूशन इम्पैक्ट होता है, तो हायरिंग थोड़ा ज्यादा हुई थी, जो कि हमने चाहे फार्मा इंडस्ट्री है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, वहां भी देखा था। सो वो क्या, समय से ज्यादा हायरिंग हो गई। एंड उसके बाद जैसा बाकी सेक्टर्स में होता है कि कभी कभी क्या होता है, चैनल इन्वेंट्री काफी हो जाता है, वो ही इस सेक्टर में हुआ। तो कोविड के बाद तो आपको अर्निंग ग्रोथ 20-25% दिखा, बट अब वो गिर के थोड़ा सा, क्योंकि बेस हाई है, वो 5-6% रह गया है। सो ये जो है थोड़ा बेस करेक्शन हो रहा है सर। प्लस दिस बीइंग इलेक्शन ईयर इन यूएस ऑल्सो, तो वहां पर भी थोड़ा सा अभी बड़े बिजनेसेस हैं, दे आर टेकिंग टाइम। जहां पर अगर आज उन्हें कोई नया प्रोजेक्ट लेना है तो वो थोड़ा सा वहां पर भी डिले है।
बट दिस इज अ गुड सेक्टर. वी एक्सपेक्ट कि सर अर्निंग ग्रोथ नेक्स्ट ईयर से इम्प्रूव होगा. दिस ईयर अर्निंग ग्रोथ थोड़ा सा सबड्यूड ही रहेगा सर. एक लास्ट क्वेश्चन और बहुत छोटा सा जवाब चाहिए मुझे. क्या आपको लगता है केमिकल सेक्टर में केमिकल प्राइसेस, प्रोडक्ट प्राइसेस बॉटम आउट हो गए? सर इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में देखिए केमिकल में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 1.5-2 years, कुछ कंपनीज ने रिजल्ट अच्छे दिए हैं. सो वहां पर प्रॉब्लम हुआ है डिमांड साइड पर भी, एंड एट द सेम टाइम जो बल्क कमोडिटीज के प्राइसेस ऊपर हुए थे उसके कारण मार्जिन कम हो गए थे. सो ये एक ग्रेट सेक्टर है एंड वी एक्सपेक्ट अगेन इन नेक्स्ट 1 year टाइम केमिकल कंपनीज वापस नंबर्स अच्छा रिपोर्ट करने लगेंगे क्योंकि बेस भी काफी एडजस्ट हो चुका है सर. ओके अजय जी, बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपको आपके इस नए फंड के लिए. और एक सही स्ट्रेटजी ये होती है कि आप मल्टी कैप या मतलब थोड़ा सा अलग अलग बास्केट बनाएं तो उसमें ज़्यादा अच्छे पैसे बन सकते हैं. और अजय जी जैसे अनुभवी लोगों को इसमें बहुत महारत हासिल है. बहुत बहुत शुक्रिया सर और बहुत शुभकामनाएं आपके इस नए फंड के लिए. थैंक यू सर. तो अगले हफ्ते एक और नए फंड मैनेजर और एक नए फंड से आपकी मुलाकात होगी. तब तक के लिए नमस्कार.